लंबे बालों वाली जादुई स्कूल स्टूडेंट। नेहा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, जिस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो गंजी थी। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके सर पर बाल ही नहीं आते थे, जिस वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाया करते थे। एक दिन नेहा जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो उसके क्लासमेट ने उसकी गंजी तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई थी और उसे देखते ही सब हंसने लगते हैं। देखो देखो गंजी आ गई। अब हमारी क्लास में दो गंजी हो गई, एक ब्लैक बोर्ड पर और एक क्लास में आ गई। अब तो मैं इस गंजी को बालों में इमेजिन भी नहीं कर सकती, पर अगर बाल आ गए इसके तो? अगर ये गंदी उर्फ गंजी बालों में आ गई तो फिर हम मजाक किसका उड़ाएंगे? ऐसा मत बोल, मैं ऐसे बालों में नहीं देखना चाहता। तुम सब लोग मुझे ऐसे मत बोलो। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर मेरे बाल नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग मुझे ऐसा बोलते हो। कैसी बात कर रही हो? टीचर कहती है कि बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब तुम गंजी हो तो हम तुम्हें गंजी बोलते हैं, इसमें तो हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला ना। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और नेहा का मजाक बना रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर रोशनी आ जाती है और वो नेहा को रोती और बाकी बच्चों को हंसते हुए देख कर कहती है, ये सब क्या है? तुम सब लोगों ने फिर मिलकर नेहा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी हरकतें बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। सारे बच्चे ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं और ऐसे ही नेहा अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिन तो बहुत आराम से बच्चे टीचर के डर से नेहा को कुछ नहीं कहते, न ही उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन रोशनी टीचर स्कूल में आती है और सब बच्चों से कहती है, बच्चों मेरे स्कूल से ट्रांसफर हो गया और अब से अरुण सर तुम्हें पढ़ाएंगे, तो कल से तुम अरुण सर के साथ अच्छे से बिहेव करना और कोई भी शिकायत का मौका मत देना। और मेरे जाने के बाद कोई भी नेहा को गंजी कहकर नहीं चिढ़ाएगा, समझे तुम सब? सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि रोशनी का ट्रांसफर हो रहा था और वही एकमात्र ऐसी टीचर थी जो कि नेहा को सपोर्ट किया करती थी। अगले दिन बच्चे फिर से नेहा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी अरुण सर क्लास में आते हैं। अरुण सर देखिए ना, ये सब बच्चे मुझे गंजी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप इन्हें कुछ बोलिए। क्यों कुछ बोली? तुम गंजी हो तो सब गंजी कह रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। एक तो तुम जैसी गरीब लड़की को स्कॉलरशिप पर स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और उसमें तुम चाहती हो कि तुम्हें मान सम्मान भी मिले। चुपचाप जाकर सबके पीछे अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरुण टीचर की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो नेहा को जी भरकर चिढ़ा पाएंगे। ऐसे वो उसके स्कूल बैग के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा देते हैं और उसके ड्रेस पर भी बहुत सारी मिट्टी गिरा देते हैं और बार बार उसके सर पर टपली मारने लगते हैं। नेहा रोते हुए अपने घर जा रही थी और अपने आप से कहती है, आखिर मैं क्या करूं? माँ को ये सब कुछ नहीं बता सकती। मेरी माँ और पिताजी दोनों जमींदार की मजदूरी करके किसी तरह मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने ये सब कुछ अपने मम्मी और पापा को बताया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नेहा ये बात किसी को भी नहीं बताती, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी खामोशी देखकर उसकी चिंता होने लगती है। क्या बात है मेरी बच्ची, आजकल तो खाना भी ठीक से नहीं खा रही है, बस अपने स्कूल का काम करती रहती है और चुपचाप सो जाती है। क्या हुआ है तुझे? नहीं माँ, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी बेटी हमेशा खुश रहती है। अगर वो इतनी ज्यादा उदास है तो इसका मतलब है जरूर उसे किसी ने कुछ कहा है। नेहा ने फिर भी अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे एक दिन जब वो स्कूल जा रही होती है तभी उसे बरगद का पेड़ मिलता है। उस पेड़ के नीचे एक बच्ची बैठकर रो रही थी। वो उसके पास जाती है और उसे रोते हुए देखकर नेहा उससे पूछती है, क्या बात है, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसे चुनूं। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें किसी को क्यों चुनना है? मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ कि कौन सा कारण है जो तुम रोए जा रही हो। दरअसल मैं परीलोक की एक परी थी जो कि कई सालों पहले पृथ्वीलोक पर आकर बस गई थी। मेरे पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन अब मैं अपने माता पिता को बहुत याद करती हूँ और वापस परीलोक जाना चाहती हूँ। लेकिन परीलोक जाने से पहले मुझे अपनी शक्तियाँ यहाँ किसी को देनी होंगी जिसका मन सच्चा हो। तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? मैं गंजी हूँ इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ होती तो तुम सबसे पहले क्या करती? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए स्कूल के सभी बच्चे मुझे गंजी बोलकर चिढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम उन्हें अच्छा सबक सिखाती, उनके साथ मारपीट करती और उन्हें भी गंजा बना देती, है ना?
नहीं, माँ कहती है हमें कभी भी किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं अपनी शक्तियों से अपने बाल ले आती और उसके बाद में स्कूल के बच्चे मुझे कभी भी नहीं चिढ़ाते और मैं अपने मम्मी पापा की मदद करती। नेहा ने जैसे ये जवाब दिया, उस नन्ही बच्ची के हाथों की हथेलियां चमकने लगती हैं। ये देखकर नेहा भी हैरान हो जाती है और पूछती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारी हाथों की हथेली चमक क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे पता चल गया है कि आखिर मुझे किसे चुनना है। तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं अपनी जादुई शक्तियाँ देकर परिलोक जा सकती हूँ। इसके बाद वो बच्ची अपने दोनों हथेली आगे करती है और नेहा भी अपनी हथेलियों को आगे कर लेती है, जिसके बाद एक चमकती हुई रोशनी उठती है और दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगती हैं और उसके बाद वो नन्ही जादुई बच्ची आसमान में उड़ जाती है। तो वहीं नेहा के लंबे घने बाल आ जाते हैं और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्ति आ जाती है और वो हैरान होते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये सब कैसे हो सकता है? मेरे सर पर इतने घने और लंबे बाल कैसे आ गए? काश मेरे पास कोई शीशा होता तो मैं खुद को देख पाती। नेहा ने जैसे ये कहा तभी उसके हाथ में शीशा आ जाता है और उसके बाद वो जैसे ही खुद को देखती है तो खुश हो जाती है और उसके बाद खुद से कहती है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब स्कूल के बच्चे मुझे गंजी कहकर मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मैं किसी को भी जादुई बच्ची के बारे में नहीं बताऊंगी। नेहा घर जाती है। उसके माँ बाप जब उसके लंबे घने बाल देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं जानती कि मेरी बच्ची नेहा तेरे पास इतने लंबे घने बाल कैसे आ गए, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे और तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बहुत दिनों के बाद अपनी बच्ची को खुश देख रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेहा अपने यहाँ स्कूल जाती है और उसके बाद में स्कूल के बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और मुन्ना कहता है, अरे वाह नेहा, तू कितनी सुंदर लग रही है और तेरे बाल कितने लंबे और घने हैं। अरे मुन्ना, जरा इसके बाल खींच कर दे। मुझे तो लगता है ये नकली बालों को लगा कर आई है, वरना एक रात में इतने बड़े बाल कैसे हो सकते हैं? सब बच्चे मिलकर नेहा के बाल खींचने लगते हैं, जिसके बाद अब नेहा अपनी शक्तियों से उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे देती है तो सारे बच्चे दूर जा गिरते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो नेहा से डरने लगते हैं। अब नेहा स्कूल से वापस आते हुए वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वो बच्ची वापस जमीन पर आती है और कहती है, अरे नेहा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे पास में मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी है, फिर तुम अब क्यों रो रही हो? मुझे उन बच्चों ने हमेशा परेशान किया, लेकिन आज मेरी जादुई शक्तियों की वजह से उन सबको चोट लगी है। मुझे अपने ये जादुई लंबे बाल बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हो। मैं भी एक आम लड़की बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह हर किसी को गुस्सा आता है ऐसे मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं और बच्चों की तरह गुस्सा आने पर उनके साथ कुछ भी बुरा करूँ। ये बात सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है, जिसके बाद में अब वो अपनी जादुई शक्तियाँ वापस लेकर चली जाती है, लेकिन नेहा को उसके लंबे काले बाल देकर चली जाती है। इस तरह जादुई लंबे बालों वाले स्कूल स्टूडेंट अब बिना जादू के अपने लंबे बालों के साथ खुश रहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझती थी कि जादुई शक्तियाँ हमेशा फायदा करती है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी पहुँचा सकती है। शिक्षा ऐसा धन है जिसे कभी कोई आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे दान जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है 6 साल के गरीब सुंदर की। बाबा, मैं तैयार हो गया, चलो चलें। रुक बेटा, मैं नहा तो लूं, बस अभी आया मैं। सुंदर, ले, जब तक बाबा नहा कर आ रहे हैं तू ये रोटी खा ले। ले, आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। अच्छा लाओ माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौटकर मुझे पढ़ाई करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि तू उनके साथ फल सब्जी बेचने चले? पर माँ, ठेला बहुत भारी हो जाता है, बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचते बेचते भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, वो भी बाबा से पहले। अच्छा, तो चल फिर मैं भी देखता हूँ कि तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता कि 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कुल कितने रुपए लेगा तू? आसान है बाबा, 25 रुपए है ना? अरे वाह, अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो कितने पैसे लेगा? केले हैं 60 रुपए दर्जन, इसका मतलब 30 और 25 पूरे 55 रुपए लूंगा बाबा, वो भी गिन के। 6 साल की उम्र में सुंदर का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। किशन दास उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि रामकली अभी तक हिसाब ही जोड़ रही थी।
किशनदास जानता था कि सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने लायक पैसे ही कमा पाता था। फिर उसी शाम, बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे यार। रोहन और विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो अमूमन चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आते थे। उन्हें देखकर किशनदास को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा सुंदर भी एक दिन उनके जैसा ही बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विनोद ने किशनदास का कंधा हिलाकर उससे कहा, अरे भैया कहाँ खोए हो, केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, ये लीजिए। बाबूजी आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो पूछो। बाबूजी मेरा बेटा सुंदर, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा तो कुछ मदद चाहिए? नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं अपने सुंदर को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और उनकी फीस सरकार भरती है। विनोद और रोहन की बात सुनकर किशनदास में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी सुंदर का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत सुंदर का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और सुंदर बहुत ही खुश था। बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। बाबा देखना, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में सुंदर को सीट मिली थी वहां शहर के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से एक था विकी, जो नामी सेठ सूरजमल का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर विकी हर वक्त बस अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता था और अब सुंदर उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ फटीचर देख ले, आंखें फाड़ के देख ले, क्योंकि इससे पहले ना तो तूने कभी ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं है, सुंदर है। सुंदर इसका नाम तो देखो सुंदर नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए विकी की बात सुनकर सारे बच्चे सुंदर पर हंसने लगे और सुंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सुंदर जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव 3 न्यू स्टूडेंट्स विथ अस, प्लीज वेलकम देम। बेटा अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम सुंदर है। लो, ये बंदर मिस को मास्टरनी बता रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। सुंदर, बेटा मुझे मिस या फिर मैम कहो, ओके? ओके मिस, आई विल। वेरी गुड। तो ऐसा रहा सुंदर के स्कूल का पहला दिन। फिर घर आने के बाद, सुंदर कैसा है तेरा स्कूल? माँ बाबा बस पूछो मत, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ, इतने सारे झूले और बहुत अच्छी मास्टरनी, मेरा मतलब है कि मिस। और तूने पढ़ाई की या फिर बस स्कूल ही नहीं हारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ, आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने नाचना सिखाया, फिर हम लोग स्कूल के मैदान में खेले भी। सुंदर क्लास में हुई घटना को छुपा गया। किशनदास की आंखों में सुंदर के सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए सुंदर भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी विक्की स्कूल में हर वक्त उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन सुंदर उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एग्जाम्स आ गए। सुंदर दिन रात बस पढ़ाई में ही जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ विक्की को स्कूल के अलावा उसके घर पर उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर भी आते थे। इसके बावजूद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई सुंदर की तारीफ करने लगा। ये देखकर विक्की सुंदर से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। सुंदर और विक्की दोनों ने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी थी और अब उनकी पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ मैं राम के घर जा रहा हूँ, उसके घर में कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हैं, तो वहीं अपना रिजल्ट देख लूंगा। ठीक है बेटा, भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा। 10वीं की परीक्षाओं में सुंदर ने न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। सुंदर के लिए हर कोई खुश था सिवाय विक्की के,
क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। सुंदर को लगातार मिल रही कामयाबी से विक्की के मन में सुंदर के साथ साथ सभी गरीबों को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर कुछ और साल बीते। विक्की और सुंदर दोनों ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था, तो विक्की को देखकर सुंदर ने उससे कहा, ऑल द बेस्ट विकी। ऐसा है बेटा, तू ये सब नाटक मेरे साथ तो कर मत। आज तक तू छोटे मोटे एग्जाम में टॉप करके अपने आप को तोप समझ रहा था ना। अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। सुंदर ने फिर विक्की को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में विक्की को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर इंटरव्यू हॉल में, वेल मिस्टर विकी, टेल मी, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूंगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके जिस स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वहां ये गरीब और चीप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। सरकार ने उन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोले तो हैं, तो उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा। ये जितने फालतू लोग अपने ठेले लेकर बेवजह रोड को घेरे खड़े रहते हैं, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, आई वॉन्ट टू से। यस सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। आई वॉन्ट टू से दैट आई नो हाउ टू मैनेज मैन पावर एंड डील विद दैट ब्लडी वर्कर्स, सो आई थिंक आई एम द बेस्ट ऑप्शन फॉर। ओके, यू कैन लीव नाउ। विक्की को इस बात का एहसास तक नहीं था कि इंटरव्यू के दौरान उसके हर शब्द से सिर्फ उसका घमंड ही झलक रहा था। अगली बारी सुंदर की थी। इंटरव्यूअर ने उससे भी वही सवाल पूछा जो विक्की से पूछा था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीट्स बढ़ा सकूं। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इसी कोटे की वजह से आज एक गरीब का बेटा इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी तरह हर किसी को यह मौका मिलना चाहिए। ओके, और एक बात और बताइए, ये रोड पर ट्रैफिक जाम और ये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि सभी वेंडर्स के लिए किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं, जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी जमीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, पर हाँ, ये कोशिश जरूर करूंगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना न्यूनतम किराया लिया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित भी रहे। सुंदर और विक्की की सोच का यही अंतर आखिरकार उस कामयाबी की नींव बना जो इस इंटरव्यू के बाद सुंदर को मिली। विक्की एक बार फिर सुंदर से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विक्की के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई वजह नहीं थी। वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने तो लगा, लेकिन इसके बाद उसमें सुंदर का सामना कर पाने की हिम्मत बाकी नहीं थी।